Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the fourth lecture video, and in this video we will see reflex klystron. Before that, I have already completed two cavity klystron and limitations of conventional tubes. Okay, so before going to the reflex klystron, what we have seen in two cavity klystron, that there are two types of modulation takes place in two cavity klystron, that is current modulation and as well as velocity modulation. We can also say that this velocity modulation converted into current modulation. So there in two cavity klystron, a beam of electron is coming, and then after interacting with RF signal in Bunsen cavity, bunches have been formed there. So this electron beam, that is DC, here become pulsating or AC component, pulsating or AC. So before passing through the Buncher cavity, the velocity of electron is uniform. Okay, after passing through Buncher cavity in two cavity klystron, its velocity becomes non-uniform. When its velocity is uniform, it means this electron or electron travel with same velocity, and after that interacting with Buncher cavity and RF signal, the velocity becomes non-uniform. So we can say velocity modulation took place. ओके, तो ये करंट मॉड्यूलेशन हो गया, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो गया, ये हम लोग देख लिए. अब वहां पे हम लोग एक चीज और देखे थे, मोड ऑफ ऑपरेशन देखे थे. मोड ऑफ ऑपरेशन क्या था? एप्पल गेट डायग्राम से हम लोग मोड ऑफ ऑपरेशन को भी देखे थे. तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे? ट्रांजिट एंगल देखे थे. ट्रांजिट साइकिल में जो देखे थे उसमें क्या देखे थे कि 3/4, 1 3/4, 2 3/4 एंड सो ऑन, ये होना चाहिए. और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी लिखे थे कि n इज इक्वल टू n - 1/4 या n + 3/4. यहाँ पे जो n स्टार्ट होगा ये कहाँ से होगा? 1 से होगा, 1 2 3, और यहाँ पे n स्टार्ट होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये दोनों फॉर्मूला वहां पे काम करेगा. तो क्वेश्चन पूछने के दौरान कभी कभी ये इससे पूछ लेगा या नहीं तो इससे पूछ लेगा, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही चीज है. ठीक है, ये हो गया. अब आते हैं हम लोग टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन जो था, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन को क्या हम लोग उसको एज एम्पलीफायर तो काम कर रहे थे, इट वर्क्स एज एन एम्पलीफायर. क्या हम उसको ऑसिलेटर बना सकते हैं? ये एक सवाल आता है कि टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन को क्या ऑसिलेटर बना सकते हैं? तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन जो होता है, एक रफ उसका डायग्राम बना रहे हैं. ऐसा एक था, ये कैविटी हो गया. अब ये टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन को क्या हम ऑसिलेटर बना सकते हैं? यहाँ पे इनपुट है और यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं, आरएफ इनपुट, यहाँ से आरएफ आउटपुट. ये बंचर कैविटी हो गया, ये कैचर कैविटी. अब यहाँ से इसको एज ए ऑसिलेटर बनाने के लिए हमको पीछे देखना होगा, जहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग पढ़े थे ना कि दो तरीके का होता, वहां दो कंडीशन फुलफिल करना होगा इसको टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन को ऑसिलेटर बनाने के लिए. पहला कंडीशन है कि इसमें टोटल फेज शिफ्ट होगा वो 2n पाई के बराबर होना चाहिए. और दूसरा क्या था कि हम लोग का ए बीटा जो होता है वो 1 होता है. ये दो क्राइटेरिया था, बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन क्या था कि पहला जो होना चाहिए टोटल ट्रांजिट एंगल जो होना चाहिए, 2n पाई के बराबर, और दूसरा होना चाहिए कि ए बीटा जो है वो 1 के इक्वल हो जाए. ये बीटा जो है फीडबैक फैक्टर है, यानी कि यहाँ से एक फीडबैक जो है हम यहाँ पे लगा देंगे, एक फीडबैक लगा देंगे आउटपुट से इनपुट में. और जो फीडबैक के कारण जो टोटल ट्रांजिट, मान लीजिए फीडबैक एंगल आ गया अल्फा, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल ट्रांजिट एंगल, यानी कि जो एंगल था 2n पाई माइनस π/2 और ये प्लस अल्फा, ये सब बराबर होना चाहिए 2n पाई के. ये इतना
अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये एज एन ऑसिलेटर काम करेगा। अगर कोई एग्जाम में पूछता है कि क्या 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन को एज एन ऑसिलेटर काम कर सकता है, तो उसका हमेशा आंसर यस में देंगे। अब ये अलग बात है कि ये जो फीडबैक जो हम लोग लगाए कैचर टू बंचर, ये प्रॉपर फेज में लगाना होगा ताकि बार्कहाउज़न क्राइटेरिया को वो फुलफिल करे। तो हम लोग इसको लगाएंगे, प्रॉपर फेज करेंगे और फिर करके उसको ऑसिलेटर बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत टफ तरीका हो गया। तो ऐसा नहीं है, इसे बना सकते हैं लेकिन बहुत टफ है और उससे स्टेबिलिटी उससे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन से हम लोग नहीं बनाते हैं ऑसिलेटर। तो हम लोग कैसे बनाते हैं ऑसिलेटर? तो हम लोग का इसका जवाब है कि हम लोग ऑसिलेटर बनाने के लिए 2 कैविटी ना यूज करके सिंगल कैविटी यूज करते हैं और उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो ये जो है ये सिंगल कैविटी क्लेस्ट्रॉन है और ये इट एक्ट एज ए ऑसिलेटर या जनरेटर की तरह भी यूज हो सकता है। इसमें कोई हम लोग इनपुट आरएफ सिग्नल नहीं दे रहे हैं। वहां पे आरएफ इनपुट देते थे और वीक आरएफ इनपुट देते थे ना, वीक आरएफ, और वहां पे हम लोग को एम्पलीफिकेशन मिलता था आरएफ सिग्नल का। तो यहाँ पे जो है हम लोग कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हमको आउटपुट आरएफ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो देखेंगे हम लोग कैसे मिल रहा है। और इसमें जो है ये लो पावर और लो इफिशियंसी होता है। ये जो क्लेस्ट्रॉन से जो ऑसिलेटर बना रहे हैं इसका पावर लो है, इफिशियंसी लो है, लेकिन बाद में जाके देखेंगे कि इसका ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी इसका यूज अच्छा खासा है। और नेक्स्ट है इसका इफिशियंसी अप टू 20 to 30% ही रहता है इफिशियंसी। और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 1 से 25 गीगाहर्ट्ज तक इसको यूज कर सकते हैं। इस ऑसिलेटर को 1 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज हर चीज से ले सकते हैं ये ऑसिलेटर से। अब नेक्स्ट आता है इसका कंस्ट्रक्शन। तो देखिए इसमें जो है ये सिंगल कैविटी है। अब ये हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कैविटी जो होता है उसका अपना एक खास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है और उसी में एक वेरी करा के उसमें वही उसी को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको एडजस्ट किया गया है कि यहाँ से एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी उस ऑसिलेटर से काम करा लेंगे और बाकी काम उसको थोड़ा बहुत उसका जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है उतना तक इससे पा सकते हैं। अब इसमें देखिए कि ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन गन हो गया और इसमें एक ही कैविटी है और यहाँ पे एक रेपेलर प्लेट लगाया गया। ये इतना तो स्ट्रक्चर हम लोग पहले जानते थे, यहाँ पे 2 की जगह 1 है, यहाँ पे V नॉट हो गया। अब ये जो है इसको कैविटी को एक पॉजिटिव दिया हुआ है यानी दिस कैविटी इज आल्सो एक्ट्स एज एनोड की तरह भी काम करेगा। और यहाँ पे एक रेपेलर वोल्टेज दिया गया यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव दिया गया है, ये नेगेटिव, ताकि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है नेगेटिव चार्ज उसको ये रिपेल करे। तो इसीलिए इसका नाम है रिपेलर। ठीक है, ये रिपेल करेगा। अब यहाँ पे चूंकि ये स्ट्रक्चर जो है 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन से बहुत छोटा है इसीलिए यहाँ पे फोकसिंग मैग्नेट जो वहां लगाते थे यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं फोकसिंग मैग्नेट। और जो बीम एक्सिलरेट कर रहा है अब यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा पॉजिटिव वोल्टेज से, ये पॉजिटिव जो कि एक तरह से एनोड की तरह काम करेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पहली बार में इसको ओवरशूट कर जाएगा और फिर वापस इसी के पास आएगा। ये कैसे होगा आगे देखेंगे। ठीक है, अब जो है ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये इस तरह से यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा ताकि फिर इसको एनर्जी देगा और एनर्जी देके एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन जो है वो देते रहेगा। आरएफ आउटपुट यहाँ से हम लोग ले लेंगे। ये इस गैप से लेके यहाँ तक के रेपेलर प्लेट के स्पेस को हम लोग रेपेलर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये रेपेलर प्लेट जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये ऑलरेडी कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको कहेगा भागो यहाँ से, सबको भगाएगा। तो अब यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो जैसे पहले वहां बताए थे ना कि बंचर तक वो यूनिफॉर्म था, और जैसे ही बंचर के बाद वो इंटरैक्ट करता है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। वही इसी को कहते थे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन वहां पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे ही ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अप टू यहाँ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मान लीजिए नॉइस के कारण या कैसे भी एक यहाँ पे सिग्नल है
वहां से क्या होगा, ये जो है इंटरैक्ट करेगा। तो इंटरैक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो सिग्नल देगा, मान लीजिए कोई एक ऐसा सिग्नल है, कोई एक ऐसा सिग्नल है, अब ये इंटरैक्ट करेगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो जो ये इंटरैक्ट करेगा, अब यहाँ पे ये जो है, ये मान लीजिए सिग्नल प्लस Vm है और ये माइनस Vm है। तो इससे क्या होगा, ये जो इसका वेलोसिटी अगर V0 लेके चल रहा है, V0, तो इससे इंटरैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी V0 प्लस Vm हो जाएगा। यानी कि ये एक्सीलरेट हो जाएगा, एक्सीलरेट हो जाएगा। उसी तरीके से इससे इंटरैक्ट करेगा तो V0 इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी माइनस Vm, तो ये क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। ठीक है। और यहां से करेगा, ये रेफरेंस है, यहां से जीरो हो जाएगा, यानी जो इसका स्पीड है V0 प्लस जीरो, यानी जो स्पीड है वो सेम रह जाएगा। तो इसको कहते हैं अर्ली इलेक्ट्रॉन। इस पोर्शन को जो इससे इंटरैक्ट कर रहा है, इसको कहेंगे अर्ली इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे लेट इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अर्ली इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि अर्ली इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कर रहा है यहां से, जैसे ही, हालांकि ये एनोड था, इट एक्ट्स एज एनोड, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। इसको चाहिए था कि यहीं पे आके इसमें खत्म हो जाना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये इसको ओवरशूट कर गया। अब इसको चूंकि यहां से एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी कुछ रिटार्ड कर रहा है, कुछ ले रहा है, या ऐसे रह रहा है, तीन कंडीशन हो रहा है, जिसके कारण सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसको आगे आ गया। अब देखिए क्या होगा कि जब जो ज्यादा, सबसे ज्यादा अर्ली इलेक्ट्रॉन, इसमें सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ, इसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिला, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तेजी से यहाँ पे आएगा। अब ये स्पेस में घुसेगा। ये स्पेस कैसा है, एक तरह का रिपल्सिव स्पेस बना हुआ है इसमें जल्दी। तो इस स्पेस में जब घुसेगा तो अर्ली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अर्ली इलेक्ट्रॉन घुसेगा, चूंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, बहुत तेजी से अंदर तक घुसता, बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करेगा। तो ये अंदर तक पेनिट्रेट करेगा और बाद में ये रेपेलर स्पेस के कारण ये वापस लौट आएगा। जो इससे इंटरेक्ट किया रेफरेंस, वो जस्ट जितना ताकत था उतना ही से जाएगा, वो अपना वापस आ जाएगा। और जो इससे किया इंटरैक्ट, तो वो क्या करेगा, वो कम दूरी से ही, चूंकि वो ऑलरेडी रिटार्ड हो चुका था, वो कम दूरी ही जाएगा। तो ये अर्ली इलेक्ट्रॉन, ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, ये लेट इलेक्ट्रॉन। तो ये अर्ली इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो है, इसका इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी V0 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका बढ़ जाएगा, इसका घट जाएगा और इसका तो सेम रह जाएगा। तो ये पेनिट्रेट ज्यादा करेगा, ये रेपेलर स्पेस में यहाँ पे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, ये कम, ये जस्ट करता है, ये कम करेगा। और करके क्या होगा, तीनों जो है यहाँ पे आके बंच बना देगा। तीनों जो है करके इस तरह से, उसको हम लोग स्पेस को इस तरह से रखा जाता है कि इतना सब चीज उसको जोड़ जाड़ के ऐसा किया जाता है कि ये जो है इसमें करना टकराए और ये जो है यहाँ से आके यहाँ बंच बना दे। तो इसमें टकराएगा, हमेशा ये प्रिकॉशन लिया जाता है कि देयर इज नो बॉम्बार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस प्लेट। हमेशा इसको बॉम्बार्डिंग से ये ना कि इलेक्ट्रॉन आया जाके इसमें टकरा जाए, ऐसा इतना कभी नहीं देंगे, इतना कभी नहीं इसको एनर्जी देंगे कि अर्ली इलेक्ट्रॉन को किसमें जाके टकरा जाए। ये हम लोग रोकना चाहते हैं। तो रेपेलर स्पेस प्लेट से हम लोग टकराना कभी नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये तीन कंडीशन हुआ, ये करके यहाँ पे बंच हुआ और ये बंच बन के अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, किसको, अपना इस तरह से इंटरेक्ट करेगा यहाँ पे आके, ताकि एनर्जी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन बीम का। जैसे वहां एनर्जी ट्रांसफर होता था, यहाँ भी एनर्जी ट्रांसफर होगा और एनर्जी ट्रांसफर करके ही ये सस्टेन ऑसिलेटर को मेंटेन रखेगा। अब इसके बाद देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंच करता है, ये फॉरवर्ड जर्नी था, फॉरवर्ड में, और रिटर्न में क्या हुआ, बंचिंग बना। फॉरवर्ड में क्या था, ऑलमोस्ट यहां तक तो यूनिफॉर्म स्पीड था, उसके बाद रिटर्न में बंचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो ये एक तरह का वेलोसिटी मॉड्यूलेशन भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है, हम लोग टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में देखे थे कि मैक्सिमम बंचिंग कहाँ हुआ था, कैचर गैप में, कैचर के गैप में मैक्सिमम बंचिंग हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैक्सिमम बंचिंग, ये सब एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, मैक्सिमम बंचिंग कहाँ पे होगा बताइए। तो यहाँ पे मैक्सिमम बंचिंग होगा, स्टार्ट हो जाएगा बनना, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बंचिंग होगा। उसी तरीके से टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही बंचिंग कैविटी से निकलता है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कैचिंग कैविटी के पास आता है, उसके गैप में आता है, तो वहां पे मैक्सिमम बंचिंग होता है। ठीक है। तो ये सब सवाल है। अब नेक्स्ट है, ये एक सिग्नल ले लेते हैं,
ठीक है, मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग ये जब देखते हैं कि ये 1 3 5 7 ये सब क्या है, 1 3 5 7 ये मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट है, मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट। क्योंकि ये जो है वेलोसिटी और बढ़ा देगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को बढ़ा देगा और इसके कारण इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो आरएफ और इलेक्ट्रॉन में जो इंटरेक्शन होगा वहां पे आरएफ पावर घट जाएगा, आरएफ पावर घट जाएगा। ये मैक्सिमम एक्सीलरेटिंग पॉइंट से अगर वो बंचिंग जो है इंटरैक्ट करेगा तो। और 2 4 6 ये क्या है, 2 4 6 जो है मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट है। ये हम एक बार और बता चुके हैं। उसमें क्या होगा, वेलोसिटी घट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। तो ये जो उसका जो अपना काइनेटिक एनर्जी था वो घट गया, तो वो कहाँ गया, वो आरएफ को बढ़ाने में चला गया। तो आरएफ और इलेक्ट्रॉन बीम के बीच का इंटरेक्शन ही तो है ये सब। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी एप्पल गेट डायग्राम बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दो मूवमेंट कर रहा है। एक तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट ऐसे गया, अब बाद में ये रिवर्स मूवमेंट आया, दो मूवमेंट किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके लिए, जैसे ये जो है मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट है फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, तो जब रिवर्स में आ जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, अब जैसे मान लीजिए पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा था, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आ रहा है, तो जैसे ही ये रिवर्स मूवमेंट आ गया तो ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट है ये बन जाएगा मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट। कब, नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में ये हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट, मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में, ये अभी हम लोग रिवर्स देख रहे हैं, ये इधर। तो अब जो है, अब इसका एप्पल गेट डायग्राम जब बनेगा, इसका एप्पल गेट डायग्राम जब बनता है, एप्पल गेट डायग्राम, उसका एप्पल गेट इसलिए नाम पड़ा है, एप्पल को देखे है ना, ऐसे करके कुछ ऐसी इस तरह से एप्पल होता है ना। तो अभी इसका फिगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एप्पल गेट क्यों कहते हैं। इसको भी थोड़ा मोटा देते हैं तो एप्पल गेट अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, अब जो है यहां से अर्ली इलेक्ट्रॉन, यहां से रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, यहां से लेट इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि एक ही कैविटी है तो एक ही कैविटी का बनेगा, वहां पे दो कैविटी का बनाए थे, बंचर और कैचर का दो बनाए थे, यहाँ पे एक कैविटी है तो एक ही बनेगा। अब ये अर्ली इलेक्ट्रॉन हो गया, ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और ये लेट इलेक्ट्रॉन हो गया। क्योंकि अर्ली इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अंदर घुसाए थे रेफलेट स्पेस में, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे भी देखे थे, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था, रेफरेंस वाला अपना और लेट वाला सबसे कम, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब जो है, अब हम लोग जान गए हैं कि ये जो है कहां से इसका इंटरेक्ट करेगा, या तो यहां से कर सकता है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन है। रिवर्स में क्या हो गया, मैक्सिमम एक्सीलरेटिंग पॉइंट बिकम्स मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट। अभी हम लोग देख चुके हैं, यहां से करे या यहां से करे या यहां से करे, यहां पे इंटरेक्शन करेगा, ताकि यहां से जो एनर्जी लिया, यहां से लिया और यहां से दिया, तो यहाँ दोनों में ऑलमोस्ट सेम हो, यानी यहाँ से जो गया वो उतना एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही आके देगा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आके इसको देगा, तब ये इसको ऑसिलेशन को सस्टेन रखेगा, वो ऑसिलेशन कभी घटेगा नहीं, डाई आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आके दे सकता है, तो यहाँ से रेफरेंस से लेंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये हाफ हो गया, ये हाफ और ये 1/2, तो ये यानी ये हो गया 3/4। उसी तरीके से यहाँ पे आके दे सकता है, ये कितना हो जाएगा 1/3/4, सेम उसी के जैसा जैसे वहां देखे थे। ये यहाँ पे भी साइकिल वही है, ये कितना हो गया 2/3/4। ठीक है, अब जो है मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा अर्ली भी नहीं लेंगे और ज्यादा दूरी भी नहीं लेंगे। ज्यादा दूरी लेंगे तो वहां पे देखते हैं कि हम लोग का जो आउटपुट आता है वो बहुत लेस आता है, और जो फ्रीक्वेंसी का स्विंग होगा वो बहुत छोटा स्विंग होता है, यानी कि मान लीजिए फ्यू, मतलब बहुत छोटा गीगाहर्ट्ज में उसका स्विंग करा सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ये 1/3/4 वाला पे देखिएगा, ये इसीलिए ये लेते हैं कि वहां पे आउटपुट भी ज्यादा मिलता है
आउटपुट भी ज्यादा मिलता है और फ्रीक्वेंसी का जो स्विंग है वो ज्यादा स्विंग करा सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए 10 से लेके 15 गीगाहर्ट्ज तक वहां स्विंग करा सकता है। ये सब में इसमें या जहां बाहर छोड़े हुए हैं उसमें उसमें क्या होता है कि बहुत 1 गीगाहर्ट्ज तक ही स्विंग करा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी दे सकते हैं कि जैसे ही ये यहीं पे आके टकराएगा तो उस समय इसका ट्रांजिट टाइम भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, और ये वाला में अगर इससे टकराएगा तो ट्रांजिट टाइम बहुत लेट हो जाता है। ट्रांजिट टाइम वही जो पहले दुश्मन था, अब यहाँ पे इंटरेक्शन ले लेके यहाँ पे इसको दोस्त बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे टकराता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये बेस्ट है, तो यहाँ पे लिए तो यहाँ पे आके बंच बनेगा। तो सबसे ज्यादा दूरी ये चला, उसके बाद ये चला और इसके बाद ये चला, तो यहाँ पे आके बंचिंग बन गया और ये एनर्जी आके वापस लौटते समय इसको देगा और ये अपना सस्टेन्ड ऑसिलेशन रखेगा। ठीक है, ये हो गया। तो तो सेम इसका भी वही हो गया 3/4 1 3/4 इसका, यानी कि सेम मोड ऑफ ऑपरेशन इसका भी सेम हो जाएगा, जैसे जितना उसका हुआ था इसका भी मोड ऑफ ऑपरेशन सेम इसमें भी हो जाएगा 3/4 1 3/4 2 3/4। जहां वो पढ़े थे यहाँ भी n बराबर क्या हो जाएगा n - 1/4, जबकि n बराबर लेंगे 0 1 2 3 और n + 3/4, जबकि n बराबर लेंगे 1 2 3। हालांकि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में अभी तक देखा गया है कि ये ज्यादा यूज हुआ है 3/4 वाला, और 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन में ये यूज हुआ है, लेकिन उसका कोई ऐसी नहीं है, वो पलट के भी पूछ सकता है क्योंकि दोनों तो सेम फार्मूला है। ठीक है, ये मोड ऑफ ऑपरेशन भी इसका सेम रह गया। तो ये हो गया रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल और वर्किंग। प्रिंसिपल तो सबका सेम रहेगा, उसका जैसे था 2 कैविटी का, इसका यही है, ये एक ऑसिलेटर है और ये इसका। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसका एप्लीकेशन में सिग्नल सोर्स इन माइक्रोवेव जनरेटर, सिग्नल सोर्स इन माइक्रोवेव जनरेटर, यानी कि एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा माइक्रोवेव जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल ऑसिलेटर, लोकल ऑसिलेटर इन माइक्रोवेव रिसीवर, यानी कि जहां माइक्रोवेव रिसीवर का यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये सब में यूज होता है, तो वहां पे एक लोकल ऑसिलेटर लगाना पड़ता है, तो वहां पे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन को लगाते हैं। और यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ऑसिलेटर इन पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ऑसिलेटर, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करा सकते हैं ना 1 to 25 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, इन पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक। और इसका फ्रीक्वेंसी कैसे शिफ्ट कराते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करा सकते हैं, तो ये जो रेपलर वोल्टेज है, बाय वेरिंग द रेपलर वोल्टेज, ये रेपलर वोल्टेज जो था यहाँ पे जो हम लोग दे रहे थे, जो इसका प्लेट से था, ये रेपलर वोल्टेज को वैरी कराने से उसका फ्रीक्वेंसी वैरी करता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आप फ्रीक्वेंसी का कैसे वैरी करा सकते हैं, तो कभी बोलेगा V0 को वैरी कराने से, कभी कहेगा कि यहाँ का मतलब अलग अलग एग्जाम्पल देगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर होगा रेपलर वोल्टेज के वैरी कराने से। ठीक है, और इसको पंप ऑसिलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, पंप ऑसिलेटर इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में पंप ऑसिलेटर की तरह यूज हो सकता है। और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज स्टिल वेरी यूजफुल इन मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर ऑसिलेटर में, अभी भी बहुत अच्छा यूज कर रहा है ये सब रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। हालांकि इसका पावर कम है इसका, लेकिन तब भी ये बहुत, क्योंकि ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन देता है, इसके कारण बहुत ज्यादा इसका यूज है। ठीक है, ये यूज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्लेस्ट्रॉन का जो डिसएडवांटेज था, मतलब उसमें अभी गेन कम है, तो उसको गेन को कैसे बढ़ाया जाए वो चीज अभी हम लोग देखते हैं। क्लेस्ट्रॉन में क्या था कि उसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कम था, गेन कम था, उसका आउटपुट पावर कम था। तो ये सब चीज के लिए हम लोग वहां देखे कि वहां पे जो है सिर्फ 2 जगह इंटरेक्शन, यहां से सिर्फ इंटरेक्शन हो रहा था, सिर्फ एक जगह इंटरेक्शन और यहाँ पे
एनर्जी दे रहा था बंच बना के। तो क्यों ना इंटरेक्शन ऑफ आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन बीम जो यहाँ पे लिमिटेड है उसको हम लोग बढ़ा के देखें कि क्या आउटपुट मिलता है। तो वहीं से आता है मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, 2 कैविटी से मल्टी कैविटी। अभी हम लोग ये 4 कैविटी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अप टू 7 कैविटी प्रैक्टिकल यूज हो चुका है, 7 कैविटी तक, ठीक है, उसके ऊपर नहीं हुआ है, अप टू 7 कैविटी। तो वहां पे हम लोग ये जो इंटरेक्शन जो यहाँ लिमिटेड था, एक बार यहाँ पे इंटरेक्ट किया बस आरएफ में, सिर्फ एक बार, तो क्यों ना इसको बढ़ा के देखा जाए। तो 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन का जो कैरेक्टरिस्टिक उसका देख लेते हैं कि ये इसका एफिशिएंसी 40% था, इसका एवरेज पावर 500 किलोवाट एवरेज और पल्स्ड में 30 मेगावाट एट 10 गीगाहर्ट्ज, और इसका पावर गेन और 30 डीबी ही था। अब इसका पावर गेन को भी हम लोग देख चाहते हैं बढ़ा देना, और इसका सबसे अच्छा जवाब हम लोग को TWT में मिला था, वहां 60 डीबी तक बढ़ गया था। अभी देखते हैं कैसे TWT का आया, यही इन्वेंट हुआ, यहीं से हम लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन यहाँ बहुत लिमिटेड था, तो बंचिंग तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट होता है बंचिंग और यहाँ पे मैक्सिमम होता है ये गैप में। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये सिर्फ 2 कैविटी था, तो हम लोग जो है यहाँ पे इनपुट दिया और यहाँ पे आउटपुट दिए, ये कैविटी बढ़ा के देखें तो यहाँ पे यहाँ पे भी इंटरेक्ट किया आरएफ से, यहाँ पे भी इंटरेक्ट किया, और चूंकि ये सब आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटेड है, कैविटी रीइंट्रेंट कैविटी है, रीइंट्रेंट कैविटी है, तो यहाँ पे फिर इंटरेक्ट किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ मैक्सिमम बंचिंग बहुत ज्यादा दे दिया। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो है बढ़ते चला गया, तो हम लोग आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, यानी कि अब हम लोग ये जो है ब्रॉडबैंड डिवाइस की तरह काम कर रहा है, यानी कि इसका कैविटी बढ़ा है तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बढ़ गया, और इसका इंटरेक्शन विथ आरएफ बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन तो हो सकता है कि अब हम लोग हमेशा कैविटी बनाते ही चल जाए, कैविटी बढ़ाते चल जाए, तो ऐसा नहीं होता, हम लोग कितना भी कैविटी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आरएफ और उसका इंटरेक्शन कराना है। तो एक तो हो गया कि कैविटी बढ़ा के हम इंटरेक्शन कर लिए, तो अप टू 7 तक प्रैक्टिकल यूज हुआ है, लेकिन ज्यादा कैविटी बढ़ाइएगा ना तो फिर यहाँ लिमिटेशन आ जाता है, यहाँ पे स्पेस चार्ज है, ये ज्यादा से ज्यादा बंच बनेगा, इतना बड़ा बंच बनेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपना ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा, और वहां पे स्पेस चार्ज जो है वो उसका लिमिटेशन आने लगेगा। तो ये जो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन था, ये मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन से हमारा थोड़ा देर के लिए तो फुलफिल हुआ, लेकिन विद द लॉन्ग रन हम लोग कभी भी नहीं फुलफिल हो रहा है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, मतलब, या नहीं तो ये हो गया बैंडविड्थ और ये उसका हो गया गेन। लेकिन जो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसा आता है, ये ऐसा आ गया, तो इसका बैंडविड्थ भी ज्यादा और इसका गेन कांस्टेंट। तो इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ही देखते हैं, तो इससे थोड़ा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, लेकिन उतना तक नहीं गया। तो हम लोग को अब जो है उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ाना है आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन बीम का, तो सिर्फ कैविटी बनाने से नहीं फुलफिल हुआ, क्योंकि ज्यादा कैविटी बना तो ज्यादा फिर स्पेस चार्ज और ये सब बहुत सारे लिमिटेशंस आने लगे। तो यहीं से अब जो है हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि क्यों ना इसमें एक स्ट्रक्चर डाल दिया जाए, और ये स्ट्रक्चर से आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाए, हर समय उसके साथ इंटरैक्ट करे, और ये TWT यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम लोग TWT देखेंगे। इस लेक्चर वीडियो में रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन फिनिश हो चुका है। ओके, थैंक यू।